हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम्म तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है प्रमोद राणा और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जो है मध्य प्रदेश पढ़ाऊँगा एमपीपीएससी के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और यह जो है ये पूरा फाउंडेशन कोर्स है और इस फाउंडेशन कोर्स में क्या क्या होगा ये सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। और वीडियो के अंत में जो भी आपको डाउट होंगे वो आपको आप हमसे पूछ सकते हो और साथ ही साथ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। पहली बात, बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको एमपीपीएससी के बारे में बता देता हूं, ठीक है। एमपीपीएससी के बारे में अपन एमपीपीएससी के बारे में बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। आप एमपीपीएससी की मैं ज़्यादातर समझ रहा हूं कि ये जो है सभी स्टूडेंट्स न्यू हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं एमपीपीएससी के बारे में, उस अनुसार मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। एमपीपीएससी देखिए दोस्तों 3 चरणों में होता है। सबसे पहला होता है प्रीलिम्स। ये जो प्रीलिम्स होता है इसमें दोस्तों देखिए 100 क्वेश्चन का होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के हो गए, ठीक है। इसी तरह 200 नंबर के ये हो गए। एक तो होता है दोस्तों जिसमें टोटल 10 यूनिट है आपको, और ये जो है इसमें मिनिमम मार्क्स आपको लाने होते हैं और साथ ही साथ दोस्तों जो है मैक्सिमम मार्क्स के लिए कट ऑफ डिसाइड होता है, ठीक है। कट ऑफ डिसाइड होता है और ये जो सी सेट होता है, सी सेट में आपको बस मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं बस। फॉरेस्ट के लिए अलग है मैटर है, मैं अभी हाल फिलहाल राज्य सेवा के लिए बता रहा हूँ कि आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं, यू आर अनरिजर्व्ड कैटेगरी को। और उसके बाद आपका प्रीलिम्स यदि क्वालिफाई हो जाता है कट ऑफ के आधार पे तो आप एमपीपीएससी के दूसरे चरण में पहुंचते हो, जिसका नाम क्या है दोस्तों, मेंस हो जाएगा, ठीक है। जिसका नाम क्या हो जाएगा, मेंस हो जाएगा। अब यदि जैसे ही आप दूसरे चरण में पहुंचते हो तो ये जो पहला चरण है ये समाप्त हो जाता है, अब ये आपके कोई भी काम का नहीं है, ठीक है। अब आपको फाइट करना है अच्छे से दूसरे चरण में, और साथ ही साथ फाइट करना है दोस्तों तीसरे चरण में। तीसरे चरण का नाम क्या है, इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इन दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो उसी आधार पर आप एमपीपीएससी में सेलेक्ट होगे और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगी, अच्छी पोस्ट मिलेगी। और इन दोनों में से भी आपको सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस में करना है दोस्तों, मेंस में आपको सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करना है। यदि आपने इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया और इसमें आप थोड़े से डाउन रह गए तो भी आपको अच्छी से अच्छी क्या मिल सकती है, कोई पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, सारे डाउट आपके आज क्लियर किए जाएंगे। तो देखिए प्रीलिम्स के बारे में समझ गए, 100 क्वेश्चन आते हैं जीके में और 100 क्वेश्चन आते हैं सी सेट में, ठीक है। सी सेट आपको बस मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए, इतना सफिशियंट है। और इसके लिए दोस्तों इसी में कट ऑफ डिसाइड होगा और इसी के आधार पर आप दूसरे चरण में जा सकते हो। पर ये जरूर ध्यान रखना दोस्तों, ये मिनिमम होना ही चाहिए, तभी इसकी कॉपी चेक होगी, तभी आप दूसरे चरण में जा सकते हो, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखिए दूसरे चरण के बारे में। दूसरा चरण है दोस्तों एमपीपीएससी मेंस। सबसे कठिन स्टूडेंट्स के लिए यही होता है, और सब कह देते हैं बहुत आसान है, बहुत आसान है, ऐसे लिख लोगे वैसे लिख लोगे, जब इतना याद रहना चाहिए ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे, पहले बस सुनते रहिए। एमपीपीएससी मेंस में आपके दोस्तों टोटल कितने पेपर होंगे, 6 पेपर होंगे। पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 हो जाएगा। इन 6 पेपरों में आपको याद रखना है मिनिमम 40% मार्क्स आपको हर पेपर में लाने हैं। यदि आपने 5 पेपरों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया और छठे पेपर में आप मिनिमम 40% मार्क्स नहीं ला पाए तो आप पूरे पेपर से क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई यानी बाहर हो जाओगे, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है पहली बात तो कि एक एक पेपर में आपको क्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी। ये नहीं कह सकते कि आप 5 पेपरों में मैं मेहनत कर लूँ कोई भी मैं और एक को छोड़ दूँ। यदि आपने उसको छोड़ दिया तो पूरी आपकी मेहनत जो है बर्बाद जाएगी, और फिर दोबारा से वापस प्रीलिम्स दो, वापस मेंस दो और वापस इंटरव्यू दो। यदि आप चाहते हो आपके साथ ऐसी स्थिति नहीं हो तो आपको सभी सब्जेक्ट्स को बराबर संतुलन के साथ लेके चलना है, ठीक है। अब देखिए शुरुआत के जो 3 पेपर होते हैं शुरुआत के जो 3 पेपर होते हैं ये 300-300 नंबर के होते हैं, ठीक है। और फिर ये पेपर 4 और पेपर 5 जो होते हैं ये 200 नंबर के, और ये जो पेपर
सिक्स जो है ये 100 नंबर का हो जाएगा। तो टोटल जोड़िए कितने हो गए, 300 300 600 300 900 900 1000 1100 1200 1300 और टोटल 1400 नंबर के आपका मेंस होगा। ठीक है, 1400 नंबर का आपका क्या होगा, मेंस होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो पेपर जो है टोटल 300 नंबर के होते हैं, इसमें पेपर 1 में 2 पार्ट हैं, पेपर 2 में भी 2 पार्ट हैं। पेपर 1 जो है इसमें याद रखना एक है पार्ट ए, एक है पार्ट बी। इसी तरह पेपर 2 में एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह पेपर 3 में कोई पार्ट नहीं है। पेपर 3 में क्रम से टोटल 10 यूनिट दे दी गई है। ठीक है, इसी तरह पेपर 4 जो है इसमें आपको 5 यूनिट देखने को मिल जाएगी। और पेपर 5 जो है उसमें क्या है दोस्तों, हिंदी ग्रामर हो जाएगी। और पेपर 6 जो है ऐसे है। ठीक है, इसके अलावा देखिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये जितने भी जो पेपर हैं इनको आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज में दे सकते हो। पर पेपर 5 और पेपर 6 जो है ये आपको हिंदी में ही देना है। हिंदी में देना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपके लिए दोस्तों प्लस पॉइंट हो गया हिंदी मीडियम वालों के लिए कि सर हमारे तो मजे ही मजे हो गए। हाँ बिल्कुल हो गए, क्योंकि आपकी राइटिंग भी अच्छी खासी होगी और साथ ही साथ आप स्पीड से भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ थोड़ा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए निगेटिव हो जाता, पर ऐसा मत सोचना कि निगेटिव होगा, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, ये पेपर बेसिक बेसिक आप जानकारी सभी को समझ में आ चुका होगा। सबसे बड़ी बात मैं क्लियर आपको लिख देता हूँ कि सिलेबस किसी भी हालत में सभी को क्या होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन से पेपर में क्या है, कौन से पेपर में क्या नहीं है। यदि याद नहीं है तो सिलेबस का सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवाइए। और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद पेपर आपको डेली, मतलब जो भी आपको सिलेबस है वो डेली आपको अपने सामने रखना है और देखना है। और जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो पहले सिलेबस के अनुसार देखना है कि क्या टॉपिक है क्या नहीं है, और उसी अनुसार आपको बार बार पढ़ना है। तो ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको सिलेबस भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और चीज़ों को आप बांट भी पाओगे, और साथ ही साथ जो चीज़ें हैं ठीक है उनको आप आसानी से और अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो पेपर 1 पार्ट ए पार्ट बी, इसी तरह दोस्तों टोटल 6 पेपर होंगे। इन 6 पेपरों को यदि आपने पार कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट पड़ाव होगा आपका इंटरव्यू का। ठीक है, इंटरव्यू जो है 175 नंबर का होगा, और फिर जिस आधार पे आप डिसाइड करते हो फिर आपकी क्या बनेगी, रैंक बनेगी, और इस आधार पे आप जो है एमपीपीएससी में सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक जानकारी मैंने आपको बता दी है। वैसे आप सिलेबस के माध्यम से सारी चीज़ें देख सकते हो। तो सिलेबस सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आपके पास नहीं है तो आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ठीक है, हाँ अब देखिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा अपने एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक बेसिक जानकारी आपको बता देता हूं। अब अपन चल जाते हैं इस पे अपने। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अपन पाठ्यक्रम जानेंगे एमपीपीएससी में एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, मध्य प्रदेश पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें बताऊंगा, साथ ही साथ मेंस के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ आगे की रणनीति बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन प्री का पाठ्यक्रम जान लेते हैं। देखिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स में टोटल 10 यूनिट है। 10 में से मध्य प्रदेश की लगभग यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 टोटल 3 यूनिट एमपी है, जिसमें एमपी की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की कला संस्कृति साहित्य आएगा। इसके अलावा एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की इकोनॉमी और एमपी की पॉलिटी। लगभग आपको 33 से 39 के आसपास आपको क्वेश्चन 2020 और 2021 दोनों में देखने को मिले, यानी लगभग 35% जो है प्रीलिम्स में एमपी से आता है। ठीक है, इसके अलावा मुख्य परीक्षा, ये तो हो गई प्रीलिम्स की बात दोस्तों। एमपीपीएससी मेंस की हम बात करें तो एमपीपीएससी मेंस जो है इसमें एमपी का वेटेज कितना है, इसमें एमपी का वेटेज देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की कला संस्कृति साहित्य और मध्य प्रदेश की रियासतें जो है इसमें पेपर 1, अभी मैंने पेपर 1 बताया था, इसमें 2 पार्ट बताए थे, पार्ट ए पार्ट बी। इसमें देखिए दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। देखिए ये है एमपीपीएससी, इसमें पेपर 1 है। पेपर 1 में 2 पार्ट है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। प्रत्येक पार्ट में, इस पार्ट में 5 यूनिट है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, इसी तरह 5 यूनिट यहां पे है। अब
प्रत्येक यूनिट, पेपर 1 पार्ट ए, प्रत्येक पार्ट में 5 यूनिट है। प्रत्येक पार्ट में कितने यूनिट है? 5 यूनिट है। और प्रत्येक यूनिट में, अब इस यूनिट को उठा के मैं इधर लाता हूं, इस प्रत्येक यूनिट में से 3 क्वेश्चन आपके 3 नंबर के बनेंगे। 3 क्वेश्चन कितने नंबर के बनेंगे? 3 नंबर के। 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे 5 नंबर के, और 1 क्वेश्चन आपका बनेगा 11 नंबर का। ठीक है, प्रत्येक यूनिट में से दोस्तों क्या बनेंगे? 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे 3 नंबर के, यानी टोटल 9 नंबर के। 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे 5 नंबर के, यानी 10 नंबर हो गए, और 1 क्वेश्चन आपका बनेगा 11 नंबर का, यानी कितने हो गए? 11 नंबर हो गए। यानी अपन टोटल इसको ऐड करें तो कितने हो गए? 30 नंबर हो गए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रत्येक यूनिट है ये 30 नंबर की होगी। तो 5 यूनिट है, 30 पंजे कितना हो जाएगा? 150। यानी अपन कह सकते हैं कि पूरा पार्ट ए 150 नंबर का, इसी तरह पूरा पार्ट बी 150 नंबर का। तो ये टोटल पेपर 1 जो है कितने नंबर का होगा? 300 नंबर का होगा। इतना समझ में आ गया? इसी तरह पेपर 2 300 नंबर का, इसी तरह पेपर 3 300 नंबर का। तो शुरुआत के 3 पेपर 300 नंबर के हो गए। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखिए, अभी सारे आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। प्री पढ़ना है मेंस, पहले सिलेबस को समझ तो लो अच्छे से। सिलेबस ही याद नहीं है तो क्या करोगे आप? हाँ, अब वापस आ जाइए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में कितने यूनिट है? पेपर 1 के पार्ट ए में यूनिट 4 और 5 है, यानी प्रत्येक यूनिट से 30 नंबर का आएगा। तो पेपर 1 से हम कह सकते हैं, हाँ देखिए, पेपर 1 से हम कह सकते हैं कि पेपर 1 से हम कह सकते हैं कि 30 नंबर की मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति, साहित्य, पर्व वगैरह ये सारी चीजें आएगी। और 30 नंबर जो है इसकी मध्य प्रदेश की रियासतें आएगी। सबसे आसान टॉपिक है, सबसे छोटा टॉपिक है। यदि आपने प्रीलिम्स में भी अच्छे से पढ़ रखा है और आपको आंसर राइटिंग करने की रूपरेखा आती है, तो आप आसानी से इन चीजों को कर पाओगे, बस थोड़ी सी मेहनत के साथ। तो आपको समझ में आ गया, पेपर 1 से एमपी में कितना नंबर का आएगा? 60 नंबर का। चलिए ठीक है दोस्तों, पेपर 1 के पार्ट ए से 60 नंबर का आएगा। इसी तरह पेपर 1 का जो पार्ट बी है वो क्या है? ज्योग्राफी है। और उसी में दोस्तों एमपी ज्योग्राफी है, यूनिट 3। तो ये 30 नंबर और जुड़ गए, तो टोटल कितने हो गए? 90 नंबर हो गए। 30 30 60 30 90 नंबर हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़िए दोस्तों। पेपर 2 आता है। पेपर 2 में भी ऐसे 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में कितनी यूनिट होगी? 5 यूनिट होगी। प्रत्येक यूनिट कितने नंबर की होगी? 30 नंबर की होगी। प्रत्येक यूनिट से देखिए, आपको पता है एमपीपीएससी 2020 के बाद जो 20 से जो सिलेबस चेंज हुआ है, इस सिलेबस में आपको पता है दोस्तों क्या हुआ है? इस सिलेबस में कठिन बना दिया है। अब हर टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है हर टॉपिक से, मतलब हर यूनिट आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि हर यूनिट से 30 नंबर जरूर आएंगे। तो इसलिए थोड़ा कठिन बन गया। इसलिए आपको हर यूनिट पे ध्यान देना है। हर एक एक सिलेबस जो है वो आपको अच्छे से होना चाहिए। कल सभी स्टूडेंट्स मुझे फोटो खींच के भेजेंगे कि हाँ सर, हमने सिलेबस से प्रिंट आउट निकलवा लिया है। प्रिंट आउट निकलवा लेना, किसी भी हालत में इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए 30 30 60 30 90, 30 30 60 30 90 और 30 कितने हो गए? 120। यानी टोटल जो 1400 नंबर है, इसमें से 120 नंबर की आपकी क्या आएगी? मध्य प्रदेश आएगा, जिसमें एमपी की इकोनॉमी भी होगी, एमपी की एमपी की ज्योग्राफी भी होगी, एमपी में कला, संस्कृति, साहित्य और इतिहास भी होगा। ठीक है, टोटल 120 नंबर का आपका 1400 में से क्या आएगा? एमपी आएगा। और इस 120 जो नंबर हैं, इनमें मैं बेस्ट से बेस्ट आपको कोशिश करूंगा कि पूरा अच्छे से याद करवा दिया जाए। चलिए, इतना बेसिक बेसिक समझ में आ गया मुख्य परीक्षा का। चलिए आगे बढ़िए अब। हाँ, उसके बाद देखिए प्रीलिम्स के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। पेपर 1 जीएस का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। इसी तरह ये पेपर 2 जो है सीसेट, ये आपका मात्र क्वालिफाइंग होगा, मिनिमम 40%। अब देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्रीलिम्स का ये सिलेबस है यूनिट 1 का।
यूनिट 3 का ये सिलेबस है और यूनिट 5 का ये सिलेबस है, ठीक है, जो कि आप आराम से देख लेना। अब उसके बाद देखिए एमपीपीएससी मेंस में टोटल 6 पेपर होंगे, जिसमें शुरुआत के 3 पेपर 300 नंबर के होंगे, 3-3 घंटे आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों में से आप किसी से भी लिख सकते हो, ठीक है। पेपर 4 जो है ये 200 नंबर का होगा, ये भी हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हो, और पेपर 5 और 6 जो है ये हिंदी में आप दोनों में लिख सकते हो। पेपर 5 200 नंबर का और पेपर 6 जो है 100 नंबर का। इस तरह टोटल 1400 नंबर का आपका एमपीपीएससी मेंस होगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया प्रत्येक यूनिट से कितने अति लघु आएंगे, 3 अति लघु। एक अति लघु कितने नंबर का, 3 नंबर का, 3 अति लघु 9 नंबर के, ठीक है। 2 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, आपको ध्यान रखना है। देखिए 3 अति लघु प्रश्न होंगे, एक अति लघु कितने नंबर का, 3 नंबर का, 9 नंबर के। एक लघु उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का, टोटल 10 होगा, और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 11 हो गए, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों प्रत्येक यूनिट से आपके 30 नंबर आएंगे। अब देखिए ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये 3 अंकों के होंगे, और इनको आपको 10 शब्द या एक पंक्ति में लिखना है। हालांकि आयोग की तरफ से आपको एक सैंपल कॉपी मिल जाएगी, उस सैंपल कॉपी से आप समझ सकते हो कि आपको किस तरह आंसर राइटिंग की फ्रेमिंग करनी है, ये मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है, वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आपको 3 अंक या फिर 10 शब्द या एक पंक्ति में लिखना है। 3 अंक वाले जो हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 5 अंक के होंगे, इन्हें 50 शब्दों में या 5 से 6 लाइनों में आप लिख सकते हो। और साथ ही साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो 11 अंकों के होंगे, और आप इन्हें 200 वर्ड्स में लिख सकते हो। कितने वर्ड्स में, 200 शब्दों में आप इनको लिख सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। इतना बेसिक समझ में आ गया ना सभी को। सिलेबस अच्छे से समझ में आना चाहिए, आंसर आखिरकार कैसे बांट रखा है क्वेश्चन और आंसर को, ये भी आपको बेसिक चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। इसके अलावा दोस्तों अब देखिए पेपर 1 पार्ट ए यूनिट 4 में क्या दे रहा है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के विभिन्न कला प्रारूप साहित्य पर्व, ये सारी चीजें दे रहा है। आसान है चीजें, यूनिट 4 और यूनिट 5 आसान है। यदि आपने अच्छे से पढ़ ली तो आप आसानी से आंसर की फ्रेमिंग कर सकते हो, बस आपको फ्रेमिंग करना आना चाहिए, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासत है जैसे गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल रियासत इनसे रिलेटेड है। इसी तरह दोस्तों देखिए पेपर 1 पार्ट बी यूनिट 3 ये एमपी की ज्योग्राफी है। इसमें प्रमुख भौतिक प्रदेश पूछे हैं, जिसमें नर्मदा घाटी और मालवा पठार के विशेष संदर्भ में प्रश्न है। प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु, दोस्तों इसमें वन वगैरह सारी चीजें आ जाएगी। जलवायु, मृदा के बारे में, खनिज और ऊर्जा संसाधन, प्रमुख उद्योग, राज्य की जनजातियां, और ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए ये पेपर 2 पार्ट बी यूनिट 2, यूनिट 5 में कुछ बस जनजातियों से रिलेटेड दिया है, ठीक है, एमपी की। और यूनिट 2 क्या है, पूरी मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है। इसमें हमें मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण को रखते हुए चीजों को क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया दोस्तों, ये इस तरह सिलेबस हो जाएगा आपको। उसके बाद देखिए ये आप एमपीपीएससी मेंस में आपने बेसिक क्या समझ लिया, सिलेबस समझ लिया। अब आप ये बताइए यदि आप किसी भी रास्ते में जाते हो, तो सबसे पहले दोस्तों उस रास्ते के यदि आप समस्याएं नहीं देखोगे तो आपके लिए समस्याएं क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि उस रास्ते में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे आप अपनी कार से कहीं पे जा रहे हो, अभी सब बता दिया जाएगा, ठीक है। आप अपनी कार से कहीं जा रहे हो, अब आप यदि अपनी कार से कहीं जा रहे हो और यदि कार बीच में पंचर हो जाती है तो पिताजी आपके लगाएंगे कुटाई इसलिए लगाएंगे क्योंकि आपने कार की स्टेपनी में क्यों नहीं देखा, हवा है कि नहीं, इंजन ऑयल है कि नहीं, ठीक है। यदि आप ये सारी चीजें देख लेते हो तो आप एक अच्छे कार के ड्राइवर हो सकते हो। इसी तरह आपको एमपीपीएससी वाली कार में बैठना है, और यदि आपने एमपीपीएससी वाली कार में ये सारी चीजें नहीं देखी तो बीच में गाड़ी हो जाएगी पंचर, बीच में गाड़ी हो जाएगी खराब, और फिर आराम से बैठे रहना, और फिर वापस घर पे आना, वापस शुरुआत से तैयारी करना, वापस घर पे आना, वापस करते रहना। पर यदि आप पहले से ही सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन कर लो तो आप आसानी से दोस्तों चीज़ों को समझ सकते हो। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, एमपीपीएससी का पहले बात तो आपको अच्छे से क्या पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। अब आप कहोगे सर हाँ हमने सिलेबस तो अच्छे से समझ लिया, सिलेबस पता होना चाहिए मतलब कि सिलेबस को आपको डेली उसके एक एक वर्ड को देखना है। अब ये सिलेबस देख लिया, पहला पड़ाव हमने ले दे के पार कर लिया, स्टेपनी वगैरह। अब इंजन ऑयल देख लो, यानी एमपीपीएससी में प्रीवियस ईयर्स में पीवाईक्यूज
प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न आए। यदि आपने देखा कि एमपीपीएससी में, जैसे मैं एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, पेपर 1 पार्ट ए की यूनिट 4 और यूनिट 5 जो है वो आपने देखी और उनके पीवाई क्यूज देखे, और पीवाई क्यूज में आपने देखा कि हाँ यहाँ से टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से आसान पूछ रहे हैं। यदि मैं थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत बेसिक कर लूंगा तो मेरा हो जाएगा, और मैं अपनी बची हुई मेहनत को दूसरे टॉपिक्स पे दे सकता हूँ, तो वो भी मेरे अच्छे से क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, यानी संतुलित हो जाएंगे। तो अब आपको पहला पॉइंट क्या करना है, पहला पॉइंट एमपीपीएससी का सिलेबस, ठीक है, सिलेबस को क्या कर लेना है, अच्छे से प्रिंट आउट निकलवा लेना, कर लेना। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, पहला पॉइंट आपका ये हो गया सिलेबस। दूसरा पॉइंट, जितने भी पीवाई क्यूज पूछे गए, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए। देखिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के लिए मैं आपको क्लियर ये मना करूंगा कि आप कोई सॉल्व्ड किताब मत ले लेना। मैंने बहुत सारे एमपीपीएससी मेंस के सॉल्व क्वेश्चन देखे हैं, वो कुछ भी अनाप शनाप लिखते हैं, कुछ भी, बड़े बड़े राइटर्स हैं फिर भी कुछ भी लिखते हैं। तो इसलिए अनसॉल्व्ड आप ले सकते हो, या फिर एमपीपीएससी की साइट पे सीधे जाइए और एमपीपीएससी की साइट पे जाके आप जितने भी एमपीपीएससी के पीवाई क्यूज है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उन सभी को क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो आसानी से। तो ये आपको सभी आज से ही कर लेना है जो अच्छे से तैयारी को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं बस आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, सब बताया जाएगा। अब आपको देखिए, अब आपको क्या करना है, देखिए ये जैसे मैंने एमपीपीएससी, रुकना जरा, ये देखिए जैसे एमपीपीएससी की साइट्स पे ही अपन, ठीक है, मैंने पहले से ही आप सबके लिए कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं डालना, आपको डालना है एमपीपीएससी पीवाई क्यूज ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। ये आप जैसे ही डालोगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अब आपको इसमें सारे प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रीलिम्स के, मेंस के, एमपीपीएससी फॉरेस्ट के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ये दिख रहे हैं। हाँ, इसमें देखिए दोस्तों, एमपीपीएससी में जो सिलेबस चेंज होने के बाद अपना पेपर हुआ था 2020 मेंस में, उसमें भी आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 दिख रहा है, पेपर 4, पेपर 6, पेपर 5 हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, आयोग ने क्या डाल दिया, क्वेश्चन आंसर बुकलेट भी आपको डाल दी, पेपर 1 पार्ट ए की, पेपर 1 पार्ट बी की, पेपर 2 पार्ट ए की, पेपर 2 पार्ट बी की, पेपर 3, 4, 5, 6 सबकी क्वेश्चन आंसर की बुकलेट भी डाल दी। अब एक अपन काम करते हैं कि क्वेश्चन आंसर बुकलेट की पेपर 1 पार्ट ए अपन खोलते हैं। मैंने पहले से ही खोल लिया है, ये लीजिए, मैं आपके सामने मैंने ये खोल लिया, ठीक है। आप जब एग्जाम दोगे तो आपको ऐसी पेपर की बुकलेट मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको लिखी होगी, आपको अपना रोल नंबर वगैरह लिखना है, सारी चीजें आपको भरनी है, और साथ ही साथ ये आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं। इसमें निर्देशों में कह रहे हैं आपको जितना भी ये बॉक्स है, ये देखिए, ये हम्म हाँ, जितना भी ये दोस्तों ये बॉक्स दे रहा है, इसके बाहर आपको आंसर नहीं लिखना है, साथ ही साथ इधर नहीं भागना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये सारे निर्देश आपको दे रखे हैं जो कि आपको पढ़ लेने हैं। कहाँ से पढ़ना है, अब ये भी मैंने आपको बता दिया कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। हाँ, अब आगे देखें। हाँ, अब आपके मन में डाउट होगा कि एमपीपीएससी मेंस में आपको किस तरह की कॉपी मिलेगी। तो इस तरह की आपको कॉपी मिलेगी, इसको छेड़खान नहीं करना है, ये हटा दीजिए। आपको इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए आपको 3 लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, तो आप इस अनुसार यहाँ पर 3 लाइनिंग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एमपी का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पेपर 1 पार्ट ए में 2 यूनिट है, एमपी की 4 और 5, तो इसका मतलब एमपी के क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे। हाँ, ये देखिए एक भील विद्रोह आ गया, ठीक है, भील विद्रोह आ गया। इसके अलावा एमपी के और क्वेश्चन, ग्यारसपुर नामक स्थल आ गया, इसके बारे में आपको बताना। अभी कैसे बताना है, ये मतलब कैसे 3 नंबर के आंसर लिखने हैं, 5 और 11, ये भी मैं अभी आपको बता, ठीक है। रघुनाथ साह हो जाएंगे। और साथ ही साथ जब भी आप दोस्तों आंसर राइटिंग करें, एक चीज का जरूर ध्यान रखें, सभी आंसर्स आपको क्या करने हैं, सभी आप आंसर्स आपको वो करना है, क्या कहते हैं, सभी आंसर को आपको लिखना जरूर है जब भी आप पेपर दो, ठीक है।
इतना बेसिक समझ में आ गया। ये इस तरह की आपकी कॉपी रहेगी, 3 नंबर के हिसाब से आपको 3 लाइनें मिलेगी, 5 नंबर के हिसाब से आपको गिन लेना 9 लाइनें मिलेगी, और इस तरह जो 11 नंबर है, 11 नंबर है उसके अनुसार आप देख सकते हो आपको ये इतनी लाइनें मिल जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया। और सारी चीज़ों के लिए आपको कहाँ जाना है, एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाना है और खुद करना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। यदि आपको एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हो तो टीचर 60-70% के आसपास मेहनत करेगा और 40-50% आपको खुद को मेहनत करनी है। ठीक है, हाँ ये पूरी कॉपी है, ये जो आपके सामने खुली अभी अभी मैंने क्या बताया, क्वेश्चन बुकलेट थी। उस क्वेश्चन बुकलेट मतलब ऐसी कॉपी सेम टू सेम आपको मिलेगी, क्वेश्चन सारे लिखे रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो बस आंसर लिखना है। समझ में आ गया। ये जैसे देखो क्वेश्चन लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा जाता है, इस कथन की विवेचना करो। या दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब का विनाश कर दिया, इस कथन के आधार पर औरंगजेब की दक्षिण नीति की विवेचना करो। ठीक है, आपको कितने नंबर मिलेंगे वो एग्जामिनर दे देगा, आपको बस ये सारी कॉपी में लिखना है। यहां तक किसी को अभी कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए अब आगे बढ़िए। ठीक है, हाँ ये समझ में आ गया। हम्म तो ये अपना एमपीपीएससी मेंस का क्या था दोस्तों, सिलेबस था। अब स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि सर हम सबसे पहले प्रीलिम्स की तैयारी करें या हम सबसे पहले मेंस की तैयारी करें या हम सबसे पहले आंसर राइटिंग करें, क्या करें क्या नहीं करें, ये बड़ी समस्या है। क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, आपने दोस्तों प्रीलिम्स जो अभी हाल ही में हुआ था, बहुत से स्टूडेंट ने दिया और बहुत से स्टूडेंट जो है अभी शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको क्लियर बात कहना चाहूंगा कि यदि आप प्रीलिम्स की मान लीजिए तैयारी करते हो और आपकी किस्मत अच्छी है कि इस बार आपको समय थोड़ा ज़्यादा मिल गया, अभी एग्ज़ाम हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आपका क्या है, मेंस होगा, यानी 3 से 4 महीने आपको मिले हैं। अब जो आपको बस मैं इतना कहना चाहूँगा, जो सोच रहे हैं कि सर अभी हम प्री की तैयारी करेंगे, तो जिनका प्री निकलने की उम्मीद है उनसे बस आप एक सलाह ले लो कि यार आप तैयारी कैसे कर रहे हो। उनका पता है दिमाग घुमा हुआ है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कौन सा पेपर उठाऊं कौन सा पेपर नहीं उठाऊं, नोट्स कैसे बनाऊं नोट्स कैसे नहीं बनाऊं, कहाँ जाऊं कहाँ नहीं जाऊं, कहाँ से शुरुआत करूं कहाँ से शुरुआत नहीं करूं, क्योंकि उसने पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी थी कि मेरा प्रीलिम्स निकलेगा तो ही मैं मेंस दूंगा, नहीं तो फिर देखा जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको तैयारी करनी है दोस्तों मेंस की। और आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यदि आपने मेंस की तैयारी कर ली तो प्रीलिम्स जो है वो पूरा आपका कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट 80-90% प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो मेंस में आता ही है। ठीक है, प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो मेंस में आता है, 80-90% आता है। तो आपको सबसे पहले किसकी तैयारी करनी है, मेंस की तैयारी करनी है। जब 80 से मान ली 70% मान लीजिए 70% सिलेबस आता है तो आपकी 70% तैयारी तो प्रीलिम्स की हो ही रही है। और जैसे ही प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है 2 महीने बचते हैं, तब आप 30% और तैयारी कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी बिगिनर है, कोई भी न्यू स्टूडेंट है, उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले काय की तैयारी करनी है, मेंस की तैयारी करनी है। ठीक है, सबसे पहले काय की तैयारी करनी है, आपको मेंस की तैयारी करनी है। कैसे करनी है ये अभी बताऊंगा, पहले बस ये सुन लीजिए प्री की करें या मेंस की। हाँ, चलिए आपको समझ में आ गया, मेंस की आपको तैयारी करनी है तो प्रीलिम्स की आपकी ऐसे ही तैयारी हो जाएगी। क्लियर कह रहा हूं, यदि आपको लगता है कि सर झूठ बोल रहे हैं तो एक बार जिस किसी का प्रीलिम्स इस बार निकल रहा है या ऐसी घटना किसी और के साथ हो चुकी है और जो आपको सच्चाई बताएगा उससे आप सलाह ले लेना। ठीक है, हाँ चलिए अब आइए आंसर राइटिंग कि आंसर राइटिंग सब कब करें, मेंस के साथ ही करें या कैसे करें। तो पहली बात, आपको आंसर राइटिंग के लिए चीज़ों को समझना होगा कि आंसर राइटिंग होता क्या है। देखिए आंसर राइटिंग में एमपीपीएससी में तो क्लियर आपको 3 और 5 नंबर के अनुसार चीज़ों को रटना है। यदि आपने चीज़ें रट रखी है तो आप आसानी से चीज़ों को कवर कर पाओगे। रटना मतलब 3 नंबर के अनुसार आपको 2 से 3 डायमेंशन सभी के पता होने चाहिए, आसानी से कर पाओगे। 5 नंबर के अनुसार भी यदि आपने कोई भी बेसिक चीज अच्छे से कवर कर रखी है, रट रखी है, तो आप आसानी से लिख पाओगे। अब 11 नंबर के जो प्रश्न है इनके लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली चीजें होगी। और फिर भी दोस्तों देखिए,
3 नंबर के अनुसार जो भी है ये फैक्चुअली चीजें हैं, यदि आपने प्रीलिम्स में भी अच्छे से तैयारी की थी तो आप आसानी से 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हो। 5 नंबर के प्रश्नों में आप पॉइंटों के आधार पर लिख सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो और साथ ही साथ डायग्राम के आधार पर भी लिख सकते हो। इसी तरह 11 नंबर में आप फ्लो चार्ट डायग्राम का यूज कर सकते हो। फ्लो चार्ट और डायग्राम का कब यूज किया जाता है? जब आपको लगता है कि आपको आंसर पूरी तरह नहीं आ रहा, उसका कम आ रहा है, तो आप फ्लो चार्ट के माध्यम से चीज़ों को बता दोगे तो एग्जामिनर पर भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और साथ ही साथ जो है आपका कम समय में भी सही पेपर हो पाएगा और साथ ही साथ जो है आप अच्छे से प्रेजेंटेशन भी कर पाओगे। साथ ही साथ कोई भी 5 नंबर और 11 नंबर वाला प्रश्न लिखो तो आप मैप के माध्यम से भी चीज़ों को बताने की कोशिश करें, जिससे एग्जामिनर समझ पाएगा कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है। यानी एग्जामिनर तक आपको अपनी चीज़ों को आसानी से पहुंचाना है और साथ ही साथ सभी डायमेंशंस को कवर करते हुए पहुंचाना है। ठीक है, हाँ ये तो हो गया बेसिक, मैंने आपको बता दिया कि आखिरकार कैसे करना है। अब सबसे बड़ी बात है कि कब करना है। सर हमने मेंस की तैयारी आज से ही शुरू की है, क्या हम आज से ही आंसर राइटिंग शुरू कर दें? नहीं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम किस तरह पढ़ाएंगे, जैसे आपको मेंस का 5 दिन पढ़ाया जाएगा, ठीक है, 5 दिन आपका मेंस की तैयारी होगी। उसके बाद 6वें दिन आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जो पढ़ाए गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस में 3 नंबर के, 5 नंबर और 11 नंबर उस अनुसार दे दिया जाएगा। उसके बाद टीचर आपको ये सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से समझा देगा या फिर आपको लिख के लेके आना है। सबसे पहले आप क्या प्रैक्टिस करो, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज देखो, ऐसा कोई पीवाईक्यूज का बना है क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करो लिखने की। 3 नंबर में जब भी लिखो तो कम शब्दों में लिखना है, सभी डायमेंशंस को कवर करते हुए चलना है। जैसे जैसे प्रश्न पूछ ले देवी मल्हार राव होलकर के बारे में, आया ये प्रश्न मल्हार राव होलकर एमपीपीएससी मेंस में, तो अब आपको नहीं लिखना है कि मल्हार राव होलकर जो है होलकर वंश का संस्थापक है, मल्हार राव होलकर जो है ये मराठों की सेना में था, मल्हार राव होलकर की समाधि भिंड में। आपको छोटे शब्दों में लिखना है, यानी सबसे पहले संस्थापक था, ठीक है, होलकर वंश का संस्थापक जैसे भी आप लिखना चाहो, ठीक है, फिर लिख दो समाधि, आगे लिख दो भिंड में, फिर इनकी कोई विशेष बात आप लिखना चाहो तो वो इस तरह लिख सकते हो। यानी आपको वर्डों को कम से कम यूज करना है 3 नंबर वालों में और डायमेंशंस आपको ज्यादा से ज्यादा कवर करते हुए चलना है, ठीक है। हम्म, तो इतना ये बेसिक बेसिक समझ में आया। 5 दिन आपकी पढ़ाई होगी, फिर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्वेश्चंस में आंसर में उसी टाइम और भी चीजें आपके दिमाग में झोंकी जाएगी। आपको क्या काम है, सिलेबस का पहले प्रिंट आउट निकालो, पीवाईक्यूज का प्रिंट आउट निकालो, उनको अच्छे से देखते रहो और देखते रहो, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखिए। हाँ, अब ये देखिए दोस्तों, बहुत से मन में डाउट होता है स्टूडेंट का, सर हम प्री की तैयारी करेंगे। अरे मेंस की आपकी तैयारी होगी, प्री का ऐसे ही हो जाएगा, प्री और मेंस का सेम डाटा बता रखा है, ठीक है। हाँ हाँ, अब आइए दोस्तों, पहले प्री पढ़े या मेंस, ये सबसे महत्वपूर्ण डाउट है सभी स्टूडेंट्स का। तो प्री का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है, मेंस होता है, ठीक है। यदि आप कोई भी चीज को अच्छे से पढ़ते हो और उसको अच्छे से बस आपको पता हो टेक्निक की मेंस के अनुसार आपको कैसे प्रश्न लिखने हैं, ठीक है, मेंस के अनुसार आपको कैसे प्रश्न लिखने हैं, तो आप आसानी से दोस्तों क्या कर सकते हो, उसको पिरो सकते हो, ठीक है। इसी तरह कोई भी चीज पढ़ो तो इतनी गहराई से पढ़ो कि आपके वहां 3 नंबर का डाटा कवर हो जाए, ठीक है। तो ये बताया गया चीजों को आपको याद करनी है। अब आंसर राइटिंग के लिए कुछ टिप्स। देखिए आंसर राइटिंग जब भी आप करते हो, जैसे मान लीजिए 3 नंबर में तो आपको बेसिक बेसिक पता ही है, पर 5 नंबर या 11 नंबर में आप लिख रहे हो तो उत्तर लिखने से पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्या लिखोगे, आप कैसे फ्रेमिंग करोगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख रहे हो, शुरुआत में जो पहले पॉइंट आना चाहिए वो बाद में लिख रहे हो, मतलब आपके दिमाग में थोड़ी सी एक रणनीति नहीं है। यदि आपका प्रश्न कुछ भी आ गया, जैसे फिरोज शाह तुगलक की लोक कल्याणकारी नीति है, अब आपको लोक कल्याणकारी नीति है कुछ नहीं है, आप लिख रहे हो कि फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का था, ये था वो था वो था, फिर आपने कही नहीं यार लोगों के कल्याण की नीतियां लिखनी है। तो आपको ये एक दिमाग में फ्रेमिंग होनी चाहिए कि देखो फिरोज शाह तुगलक की लोक कल्याणकारी नीतियों को मैं इस तरह बांट दूंगा कि आखिरकार लोगों के कल्याण के लिए इसने सामाजिक क्षेत्र में क्या योगदान किया,
साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में क्या योगदान किया, साथ ही साथ कोई विभाग बनाया तो वो, मतलब आपके एक डायमेंशंस तैयार होना चाहिए जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, सभी आयामों के साथ उत्तर लिखना है। जितने भी दोस्तों अभी आपको मैंने 3 नंबर के प्रश्न बताए हैं, आपको सभी डायमेंशंस को कवर करते हुए चलना है 3, 5 और 11 नंबर के प्रश्नों में, ठीक है। 3, 5 और 11 नंबर के प्रश्नों में आपको सभी डायमेंशंस को कवर करते हुए चलना है, छोटे शब्दों में आंसर को लिखना है और साथ ही साथ जो है ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस को कवर करते हुए, ठीक है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्सों को मैंने देखा है, जैसे मान लीजिए कोई एक प्रश्न आ जाए, ठीक है, कोई एक प्रश्न आ जाए, प्रश्न यह आ जाए कि हाँ, जैसे कुंवर सिंह जो थे, कुंवर सिंह के ऊपर टिप्पणी लिखिए। अब कुंवर सिंह के ऊपर जैसे ही बोलेगा टिप्पणी लिखिए आयोग, तो आप तो मुंह उठा के कुंवर सिंह पढ़ा, कुंवर सिंह के बारे में धड़ाधड़ लिख दोगे, नहीं। आपको यह ध्यान रखना है कि आखिरकार एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। अब ये आंसर राइटिंग के लिए आपको मैं टिप्स बता रहा हूँ, जब आप आंसर राइटिंग 5 दिन में लिखोगे या बेसिक बेसिक लिखोगे, ठीक है। अभी तक मैंने आपको सिलेबस समझा दिया, हम क्या पढ़ाएंगे ये भी बता दिया। सबसे पहले हम क्या पढ़ाएंगे, मेंस पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये और सुन लीजिए दोस्तों, पूरे अपने 1 साल का ये कोर्स चलेगा। वैसे ये फाउंडेशन कोर्स शुरू हो गया था, कब से शुरू हो गया था, फरवरी से ही। प्री आने वाला था, इसलिए प्री पहले कवर करवा दिया, ठीक है, प्री पहले कवर करवा दिया था। अब बच्चों ने कही कि सर फाउंडेशन मतलब जो है लंबे टाइम पीरियड का होना चाहिए, तो ये अब अपना मेंस हो रहा है। पर न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी खोल दिया। अब न्यू स्टूडेंट प्री पहले का नहीं कर पाएंगे, तो न्यू स्टूडेंट के लिए क्या ऑप्शन रखा, ये पूरे 1 साल का कोर्स होगा, जिसमें 60% के आसपास एमपीपीएससी मेंस जो है वो हम कवर कर लेंगे प्री से पहले। यानी जनवरी दिसंबर के आसपास प्री होगा तो 60% पहले कवर हो जाएगा। फिर जनवरी के आसपास प्री होगा तो उससे 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आता है, तो अपन रोक के प्री की तैयारी शुरू करेंगे, तो वो प्री के बच्चों के लिए हो जाएगा। और फिर जैसे ही प्री कंप्लीट होता है तो 3 महीने बचेंगे मेंस के लिए, तो फिर आपका जितना भी 30 to 40% बचा है वो उस समय कवर हो जाएगा, और इस तरह पूरा मेंस कवर होगा, ठीक है। हम्म, चलिए समझ में आ गया। अब वापस आ जाइए अपनी रणनीति पे। तो आपको प्रश्न के अंत में आए शब्दों पे ध्यान देना है। यदि जैसे मान लीजिए टिप्पणी, तो ये जो कुंवर सिंह है, कुंवर सिंह के ऊपर टिप्पणी पूछ रहा है। तो कुंवर सिंह के ऊपर टिप्पणी पूछ रहा है, मतलब समझ रहे हो, इसको आपके नकारात्मक पहलू भी बताना है कि आखिरकार कुंवर सिंह जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों हावी हो रहा था, इससे अंग्रेजों को क्या फायदा हो रहा है, उसके नकारात्मक। फिर आपको साथ साथ कुंवर सिंह जो है इसके सकारात्मक पहलू भी बताने, और फिर इनका एक संतुलित दृष्टिकोण लिखना है कि इस आधार पर कुंवर सिंह जो है इसने महत्वपूर्ण योगदान निभाया स्वतंत्रता आंदोलन में। तो समझ गए ना, टिप्पणी आए तो थोड़ा सा नकारात्मक, थोड़ा सा सकारात्मक, थोड़ा सा संतुलित दृष्टिकोण आपको रखना है, ठीक है। किसी का मूल्यांकन करे, आपसे पूछे तो आपको उस आधार पर मूल्यांकन कहना है। यदि कोई प्रश्न कहे कि आलोचना के साथ मूल्यांकन करो, तो आपको उस किसी भी टॉपिक या व्यक्ति की आलोचना करनी है, उसके साथ साथ आपको मूल्यांकन करके बताना है कि इसका राजनीतिक दृष्टि या किसी भी दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा। समीक्षा करो तो उस अनुसार, विवरण दो तो आपको स्पष्ट करना है, विवरण दे देना है। ये बेसिक बेसिक चीजें जब लास्ट में जो दिया है ना, उस आधार पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा प्रामाणिकता के साथ आपको उत्तर देना है, जो भी आप दो ऑथेंटिक आपका आंसर होना चाहिए। कोशिश आप यह भी करो कि कोई भी यदि उत्तर है तो उसको करंट से अपडेट करते हुए चलो, ठीक है। और साथ ही साथ सरल भाषा में आपको उत्तर लिखना है, ऐसा नहीं कि धड़ाधड़ आप कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है। चलिए, ये आपको आंसर राइटिंग के लिए टिप्स थी। इसके अलावा 3 नंबर के अनुसार 3 नंबर के अनुसार आपको फैक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा। देखिए 3 नंबर के, पहली बात तो अब आपको देखिए थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ, 3 नंबर के अनुसार आपको फैक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, साथ ही साथ जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट होगा। 5 नंबर वालों के लिए फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बस चलेगा, बस आपको चीजें याद रहे। और साथ ही साथ 11 नंबर के प्रश्न है, उसको आपको कॉन्सेप्चुअली चीजों को सोचना है। पर जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, पैराग्राफ आप लिख रहे हो तो उसकी हेडिंग आपको याद होनी चाहिए, तो आप आसानी से कर पाओगे। तो शुरुआत में इंट्रोडक्शन लिखें, अंत में कंक्लूजन लिखें, और फिर मेन बॉडी में अपना आंसर आप लिख सकते हो। समझ में आ गया।
इसके अलावा एमपीपीएससी मेंस में अपन कैसे करेंगे ये मैंने आपको बता दी। अब देखिए हम जो है वो सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। अपन सब हमको आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, साथ ही साथ 3 नंबर के अनुसार ये बताया जाएगा कि आपको कैसे लिखना है। 5 नंबर और 11 नंबर के अनुसार थोड़ा आपको ये चीजें तैयार करवा दी जाएगी, जिससे आपका आसानी से क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, ये प्रश्न के अनुसार होगा कि प्रश्न आपको लग रहा है कि करंट से जोड़ना है या नहीं जोड़ना, इकोनॉमी के कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं उस अनुसार। ठीक है, समझ में आ गया। साथ ही साथ एमपीपीएससी में यदि आप कोई भी आंसर राइटिंग करते हो तो आपकी जो लिखने की शैली है ये थोड़ी सी सरल होनी चाहिए, मतलब एग्जामिनर को आसानी से सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, सभी डायमेंशंस को कवर करते हुए चलना है। ठीक है, कोशिश करना है दोस्तों कम शब्दों में आप ज्यादा जानकारी दे पाओ, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, कम शब्दों में आप ज्यादा जानकारी दे पाओ। ठीक है, समझने की शैली बढ़िया होनी चाहिए, डायमेंशंस को कवर करते थे, चलो कम शब्दों में आपको बेस्ट देना है। इसके अलावा दोस्तों फ्लो चार्ट का आप यूज कर सकते हो। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट मतलब समझते हो ना, जैसे कुंवर सिंह के ऊपर 5 शब्द बताओ, या कुछ भी आ सकता है, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, तो आप फ्लो चार्ट के माध्यम से बता सकते हो पर्यटन स्थल। इसमें लिख सकते हो धार्मिक पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक, जल पर्यटन स्थल। ठीक है, ये सारी चीजें लिख सकते हो, धार्मिक को भी आगे बांट सकते हो। तो ये फ्लो चार्ट के माध्यम से, मैप का यूज कर सकते हो, फ्लो चार्ट का, टेबल का यूज कर सकते हो क्वेश्चंस के आंसर को लिखने के लिए। ठीक है, हम्म समझ में आ गया। ये आपको बेसिक बेसिक चीजें एमपीपीएससी मेंस में याद रखनी है। और साथ ही साथ मैं जो बता दूं, मेरा जो एमपी होगा ना दोस्तों, वो आज से नहीं होगा, मतलब कल से नहीं होगा, मेरा एमपी जो है वो जुलाई से होगा। अब आप कहोगे सर आप इतना लेट क्यों कर रहे हो। देखिए लेट इसलिए कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको एमपी ज्योग्राफी पढ़ाऊं, तो एमपी ज्योग्राफी में ज्योग्राफी महत्वपूर्ण होता है। ज्योग्राफी यदि आपने थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया ना, तो आपको एमपी ज्योग्राफी समझने में आसानी होगी। इसी तरह एमपी हिस्ट्री, इसी तरह एमपी इकोनॉमी। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं अभी से नहीं पढ़ाऊंगा। अरे मेरा तो छोटा सा टॉपिक है, 120 नंबर का है, ये तो मैं आपको चाहे जब मजबूत करवा दूंगा। और एक और चीज मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आपने प्रीलिम्स जिसने पढ़ा है मेरे से, जिसने जो न्यू है वो कोई दिक्कत नहीं, जिन जिन ने प्रीलिम्स पढ़ा है वो एमपीपीएससी 2020 के मेंस के 3 नंबर के प्रश्न लिख के मुझे दिखाना। ठीक है, मेरा छोटा सा टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है मेरे। अब आप बताइए, आपके कोई डाउट, समस्या, सुझाव है तो बताइए। देखिए लिखा हुआ भेजने के लिए आपका जैसे प्रीलिम्स हो, ये मेंस होगा, फिर उसके बाद प्रीलिम्स होगा, फिर उसके बाद जब मेंस होगा ना, तब आपके लिए ऑप्शन रख दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल आप प्रैक्टिस करो बस जितना हो सके। ठीक है, अभी आपको जैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे हफ्ते में, उसके बाद आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपनी तरफ से ही लिखना है बस, आपको फिर टीचर समझा देगा। वो आपकी मर्जी, आप जैसे बनाना चाहो। आप देखिए एक चीज ध्यान रखें, सबसे पहली बात, आपको अपनी एक कॉपी रखनी है, उस कॉपी में सभी चीजों को अच्छे से लिखना है। ठीक है, यानी आपके 1 साल में नोट्स ऐसे बन जाने चाहिए कि आपको भटकना नहीं पड़े। दूसरा, आपको एक कॉपी खरीद लीजिए, या सैंपल पेपर जो है डाउनलोड कर लेना, किसी भी कोचिंग में मिल जाएंगे। उन सैंपल पेपर पे आपको आंसर राइटिंग करनी है, वो भी अपने पास रखना है। और तीसरा आपका होना चाहिए सिनॉप्सिस, यानी शॉर्ट नोट्स के लिए डाटा। अब ये शॉर्ट नोट्स पता है आपके कब बनेंगे, ये शॉर्ट नोट्स का मतलब यह होता है कि आपको 1 साल के अंदर अंदर जब भी मेंस आ जाए उसके बाद, तो आपके पास एक ऐसे शॉर्ट में चीजें हो जिसको आप 1 महीने 2 महीने पहले रिवाइज कर सको। जैसे प्रश्न, जैसे 1857 की क्रांति के
कारण आप लिखोगे। ठीक है, तो कारण में लिखोगे राजनीतिक कारण ये रहे। ठीक है, वेलेजली की सहायक संधि हो जाएगी, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति हो जाएगी, फिर सहायक संधि में आप लिखोगे कौन कौन ने सहायक संधि की, फिर कौन कौन ने नहीं की। इसी तरह आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कर दोगे, 1857 की क्रांति के कारण इधर लिखोगे राजनीतिक, राजनीतिक में लिखोगे वेलेजली की सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। ये छोटे छोटे बिल्कुल शॉर्ट में कर दोगे, यानी जो हिस्ट्री के हिस्ट्री आपके यहाँ 100 पन्नों में आनी थी वो यहाँ पर 30 पेजेस में आ जाएगी। पर ये कब आएगी, जब आप चीज़ों को अच्छे से समझोगे, कवर करोगे, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी ना, तब आप उसको शॉर्ट में लिख पाओगे। तो ये शॉर्ट नोट बाद का मैटर है। पहले आपको क्या करना है, पहले अच्छे से चीज़ों को लिखना है, कॉपी में जरूर लिखना। साथ ही साथ में आंसर राइटिंग आपको करनी है। आंसर राइटिंग के लिए आप सैंपल पेपर ही डाउनलोड करें, लिखने के लिए आप कोई भी कॉपी का यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, पीडीएफ जो नोट्स है वो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। हिस्ट्री के लिए आपके जल्द ही आपके लिए बेस्ट टीचर लाएंगे, आप ये टेंशन मत लीजिए दोस्तों, आपको यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट टीचर मिलेंगे। इसकी बिल्कुल ही टेंशन मत लेना कि सर टीचर बेस्ट मिलेंगे कि नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं पढ़ाऊंगा, मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ, मैं तो पढ़ाऊंगा ही। टीम लाएगी, ठीक है, टीम बेस्ट से बेस्ट टीचर लाएंगे आप सबके लिए, आप टेंशन मत लीजिए। एक दिन में 3 से 4 क्लासेस होंगी आपकी, इतना ही आप झेल पाओगे, ज़्यादा झेल भी नहीं पाओगे। करवाने को तो 6 7 क्लासेस करवा दें, एक क्लासेस 2 घंटे की, 7 क्लासेस 14 घंटे की झेल लोगे। आपको 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है, फिर अपना खुद का भी तो पढ़ना है, PYQs भी देखना है। ये आप यदि साल भर कर लेते हो ना, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी दोस्तों। जब आपका मेंस होगा तो आपकी पूरी 90% तैयारी हो चुकी होगी। ठीक है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 3 5 और 11 में सब टीचर पढ़ाएं, तो बिल्कुल आप भी सुझाव दे सकते हो सर को। अभी तो इंदौर नहीं है, पर हम आएंगे जल्दी इंदौर। बिल्कुल, बताइए घनश्याम जी, आपका क्या कमेंट है। एप्टीट्यूड टेस्ट, कौन सा एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप। छुट्टी आपको रहेगी संडे को, या हो सकता है सैटरडे को भी रह जाए। जो 12th में है, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे बताया बस वैसे वैसे करते जाइए। ठीक है। तो प्री नहीं पढ़ा है तो अमीषा जी आप पहले आराम आराम से चीज़ों को पढ़ें, मेंस को पढ़ें, NCERT पढ़ें। NCERT पढ़ने से पहले बेसिक चीज़ों को पढ़ें, नहीं तो पता चले बोरिंग लगने लग जाए और आप उससे दूर भागने लग जाओ। मेंस में जो आपको बताया ना, ये चीज़ें बताइए ना, ये कर लेना बस, फिर इसके बाद अपने आप गलतियां नहीं होंगी। मेंस में गलतियां क्या करते हैं, बच्चे प्रैक्टिस करते नहीं है, हवा में उड़ते हैं ये छोटी छोटी, जब वो लिखने बैठते हैं ना तब उनको पता चलता है कि हमें तो कुछ याद नहीं है। तो बस ये शुरुआत से चीज़ें कर लेना, आपको गलतियां कम से कम होंगी। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। ये तो वही बात हो गई कि सर हम क्लास में आ जाएंगे नहीं, फिर हमारे डाउट कैसे क्लियर होंगे, नहीं हो पाएंगे डाउट क्लियर। ऑफलाइन कैसे हो पाते हैं, वैसे ही ऑनलाइन हो जाएंगे, कि आप एक दिन नहीं आ पाए तो अगले दिन पूछ लो। ये जो कोर्स है 1 साल में होगा और इसकी वैलिडिटी रहेगी 18 महीने, 1 साल 6 महीने। ठीक है,
काय था प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप लगाइए, आपकी मेंस के आप पढ़ रहे हो ना, तो आपके आसानी से हो जाएगी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं अलग अलग दृष्टिकोण से? हाँ, जुलाई से स्टार्ट होगी। आप एमपी का भूल जाइए दोस्तों, मैं आपका पूरा एमपी मजबूत करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। सीसेट जो है आसान है, सीसेट क्वालिफाई है। 40% आपको नंबर लाने हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन उस पे लो जिस पे मेहनत करनी है। मेंस ही आपका सब कुछ सिलेक्शन देगा। शुरुआत के 3 पेपर जो हैं ये सिलेक्शन दिलवाते हैं, अगले जो 3 पेपर हैं वो रैंक दिलवाते हैं। इसलिए बराबर संतुलित करते हुए चलना है आपको सारी चीज़ों को। एक रणनीति यह भी बना दी जाएगी कि आप किस पेपर पे ज़्यादा फोकस, वो बाद का मैटर है, ठीक है। वो जब आपको प्रीलिम्स होगा ना उसके बाद आपको बताया जाएगा। अभी हाल फिलहाल आप पढ़िए अच्छे से चीज़ों को, सिलेबस को अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है। आंसर राइटिंग के लिए आप पेन कोई भी, ये बाद के मैटर हैं प्रीलिम्स के बाद। पेन आप कोई भी जो आपके हाथ में कंफर्टेबल लगे उसी का यूज़ करो, और लास्ट तक उसी का यूज़ करो, ठीक है। हाँ, मैथ्स आती है, मैथ्स की एक यूनिट आएगी पेपर 3 में। मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 100% आप नंबर ला सकते हो, कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चलिए, मैं समझ रहा हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। क्लास को एंड करें। पढ़ लिया आपने सिलेबस तो इजी है। अलग अलग दृष्टिकोण से पढ़ाने का बोल रहे हैं तो अलग अलग दृष्टिकोण से पढ़ लो आप, क्या दिक्कत है। और जिसकी मैथ्स अच्छी ना हो वो भी, उसको मैथ्स अच्छी करनी है, उसमें क्या है। सभी डायमेंशंस को कवर करना है, सभी यूनिट्स को कवर करना है, ये ध्यान रखो, अपने दिमाग में बिठा लो। आप सोचो मैं एक भी यूनिट को छोड़ूं, नहीं छोड़ना है। लास्ट में सारी चीजें बताई जाएगी जब आप मेंस दोगे। अभी हाल फिलहाल आप पढ़ाई तो कर लो, इन्हें आज ही मतलब जैसे कल ही मेंस देना है कि सर पेन बताओ, सर कैसे पूरा आंसर ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं, एक दो यूनिट छोड़ दें तो। अरे अभी पूरा 1 साल आपको पढ़ाई करनी है, उसके बाद ये की सारी चीजें हैं ये। अभी आप आंसर लिखिए, आप पीवाई क्यूज उठाइए, आपको समझ में आएगा। पीवाई क्यूज, सिलेबस, ये चीजें उठाइए। नए छात्र जरूर उठाइए, नए छात्रों को पता ही नहीं होता कहाँ क्या है। अब ये धीरे धीरे अपने दिमाग से घुसिए उसके अंदर, तो समझ में आएगा। फुल पढ़ाया जाएगा, पेपर 6 पूरे। जहाँ पे आपको रट्टा मारने वाली चीजें वहाँ रट्टा मारना है, जहाँ समझना है वहाँ समझाना जाएगा। एमपीपीएससी एक ऐसा चीज है, आप तो बस ये चीजें पढ़ लो हो जाएगा। यूपीएससी की तरह इतनी कॉन्सेप्चुअली चीजें नहीं है यहाँ, तो आपके लिए प्लस पॉइंट भी अभी। शॉर्ट नोट्स अभी मत बनाओ। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में चीज़ों को पहले आप समझो, तो चीज़ों को डायमेंशंस को समझो, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझो। शॉर्ट नोट्स तो उन्हीं डायमेंशंस में से आप जो जो चीज़ें भूलोगे वो शॉर्ट में लिख लेना, वही होते हैं शॉर्ट नोट्स। क्लास मेरी अभी नहीं होगी, जुलाई में होगी। आज तो मेरा ओरिएंटेड सेशन था बस। दो हजार बीस के मेंस के सारे सिलेबस के क्वेश्चन देख लेना अच्छे से, एमपी के और सभी सब्जेक्ट के। हम कैसे पढ़ाएंगे, पहले मेंस होगा, फिर जैसे ही प्रीलिम्स आता है तो मेंस को रोकते हुए प्रीलिम्स कवर होगा, फिर वापस मेंस होगा। ऐसे ही सभी कोचिंग करती हैं, ऐसे ही अपन करेंगे, ठीक है। प्री में आप ब्लैक बॉल पेन, पॉइंट पेन का यूज कर लेना, ठीक है। पीडीएफ मिल रही है फिर भी आप, हाँ पीडीएफ आप अपलोड करवा लीजिए, पर कोशिश कीजिए अपनी कॉपी में लिखो, लिखने की अब हैबिट डालो। कुछ नहीं है तो देख देख के लिखो, मेंस के क्वेश्चन लिखो पर लिखो, ठीक है।
आपको जैसे कोई टीचर ने पढ़ा दिया इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि वो अपने दिमाग को खोलता है, वो गूगल पे और भी डायमेंशंस को ढूंढता है, वो सोचता है चीज़ों को शॉर्ट में मैं कैसे लिखूं, वो अपने दिमाग का यूज़ करता है। जबकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट पूरी तरह टीचर के भरोसे रहते हैं, उन्होंने जो पढ़ाया वही हम करेंगे और कुछ नहीं। तो आपको अपनी तरफ से भी अपने दिमाग के पुर्जे खोलने हैं। मेरी क्लास जुलाई में होगी, इस टाइम क्यों कह रहे हो आप? सर इस टाइम रोज आपकी क्लास होगी, मैं 4 बार बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ। हाँ, रिपीट भी होते हैं कुछ क्वेश्चंस। रिपीट क्या होंगे? जैसे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में पूछ लिया, अगली बार पूछ लेगा मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के बारे में बताओ। इससे अगली बार पूछ लेगा मध्य प्रदेश में उज्जैन के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में पूछाओ। तो उससे रिलेटेड आसपास ही घूमते हैं क्वेश्चन। नहीं, वो शुरुआत से यही था कि फाउंडेशन बैच चलेगा, वो तो बस प्रीलिम्स का इसलिए बीच में लिया है क्योंकि प्रीलिम्स आ चुका था। जिनका लेवल 0 है वो आसानी से चीज़ों को समझेंगे, जो यहाँ कुछ सीखने आए हैं उन्हें थोड़ा भी समझ में आएगा, और जो सीख चुके हैं उन्हें भगवान भी नहीं सिखा सकते। मेंस की हिस्ट्री बिल्कुल आपको मिल जाएगी, टाइम पे सभी का नाम पता चल जाएगा। ज़्यादा होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। इतिहास क्या है दोस्तों? ये क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है, फिर क्या सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, फिर अपने महाजनपदों का उदय होगा, इधर धर्म उदय हो रहे हैं क्योंकि ब्राह्मणों का सर्वस्व बढ़ रहा है, क्षत्रिय लोग जो है विद्रोह कर रहे हैं, बराबर पावर में आना चाहते हैं। बस उसके बाद हर्यक शिशुनाग नंदवंश, नंद के वंश के बाद मौर्य आ गया, मौर्यों के बाद शुंग कण्व, फिर इधर विदेशी आ जाते हैं थोड़े मोड़े, फिर कुषाण आ जाते हैं, फिर गुप्त, फिर अपना वर्धन वंश, ये खत्म प्राचीन। मध्यकाल में कुछ नहीं है, अरबों का मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरियों का गुलाम वंश, खिलजी, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, बीच में विजयनगर बहमनी आ जाएगा, भक्ति सूफी आंदोलन हो जाएगा, मुगलों में आ जाएगा बाबर, बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब, खत्म। फिर छत्रपति शिवाजी, इधर मराठा थोड़े से जाग जाएंगे, अंग्रेज आ जाएंगे, अंग्रेजों के बाद मराठा और अंग्रेजों के मध्य चलती रहेगी, आसपास की शक्तियों को दबाएंगे अंग्रेज, वायसराय आएंगे सारे, भारत के लिए आंदोलन होगा आजादी के लिए, और अपना इतिहास खत्म। छोटा सा इतिहास है। एमपीपीएससी मेंस में 1 यूनिट मैथ्स की आती है, ठीक है। 1 यूनिट मतलब 30 नंबर की, यानी 3 क्वेश्चन आपके 3 3 नंबर के, 2 क्वेश्चन 5 नंबर के, 1 क्वेश्चन 11 नंबर का। ठीक है, चलिए अब एमपी के पीवाईक्यू डबला देना, मतलब बच्चों का किया क्या जाए। ऑफलाइन होते तो इनकी गुद्दी में देता मैं मिला मिला के। मैंने बताया है कि एमपीपीएससी की साइड से कैसे पीवाईक्यूज डाउनलोड करने हैं, कह रहे हैं एमपी के पीवाईक्यूज डलवा देना आप, तो बस हमें कुछ नहीं करना, हम तो आराम से बैठेंगे। अभी अभी बताया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है, खुद डाउनलोड करना है, कॉपी को डाउनलोड करना है, उसी में लिखना भी है। क्वेश्चन आपके ऊपर लिखा होगा, आंसर के लिए 3 लाइनिंग होगी, उसी लाइनों में लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया? उन्हीं लाइनों में लिखना है और डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके फोटोकॉपी करवाना, चाहे पैसा लग जाए कितना ही। बुक्स के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। चलिए अब ठीक है, क्लास को फिर एंड करें, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, पता नहीं कब। हाँ, पर यह है कि दोस्तों यूट्यूब पे मिलते रहेंगे, आप टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे जल्दी आपको या तो शॉर्ट्स वगैरह मिलेंगे या सारी चीज़ें मिलेंगी। अब यूनिट देख लेना, मुझे याद नहीं आ रही, तो आपको बता ही देता हूँ नहीं तो। पेपर 3 खोलना, ठीक है, पेपर 3 की यूनिट 5, यूनिट 5। चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हो गए सबके डाउट क्लियर? आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।